नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, या वो घटक जिनसे जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व है वो प्रभावित होता है। इससे पहले हम नियतिवादी और संभववादी जो विचारधारा है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो जैसा कि नियतिवादी विचारकों का मानना था कि हमारी अर्थ पे जनसंख्या के वितरण को केवल प्राकृतिक कारक ही प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं, जबकि जो संभववादी विचारक थे उनका मानना ये था कि जनसंख्या के वितरण या घनत्व पे मानवीय कारकों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो धरातल के किसी भी भाग में जनसंख्या का अधिक या कम पाया जाना जो है वो कई सारे प्राकृतिक और मानवीय कारकों के मिले जुले प्रभाव का परिणाम होता है। जनसंख्या के वितरण पर कोई एक कारक अधिक प्रभावशाली हो सकता है, किंतु उस पे जो अन्य कारक हैं उनका प्रभाव भी उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या के विश्व वितरण को प्रभावित करने वाले समस्त भौगोलिक कारकों को दो प्रधान वर्गों में रखा जा सकता है, जिसमें पहला है भौतिक या प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। और इन सब के बारे में ही हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इनमें पहला जो कारक है जिन्हें हम भौतिक या प्राकृतिक कारक कह सकते हैं, इसमें जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं, जैसे जलवायु, भूविन्यास या उच्चावच, मिट्टी, खनिज, जलापूर्ति, प्राकृतिक वनस्पति आदि जो प्रभाव हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो कारक है वो है उच्चावच। कहीं कहीं इसे भूविन्यास या स्थलाकृति का प्रभाव के नाम से भी दर्शाया जाता है। तो किसी भी भू क्षेत्र में जनसंख्या का जो वितरण है या घनत्व है उस पे सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो उस क्षेत्र की स्थलाकृति का या उच्चावच का देखने को मिलता है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो मैदानी भागों में निवास करती है और उससे कम जनसंख्या पठारी भागों में और पहाड़ी भागों में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ऊंचे पर्वत, उबड़ खाबड़ प्रदेश तथा पठार प्राय विरल जनसंख्या को दर्शाते हैं। वो सघन जनसंख्या के अनुकूल नहीं होते, क्योंकि उच्च पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे भूमि का ढलान तीव्र होने के कारण वो जनसंख्या वृद्धि के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता, यानी वो जनसंख्या के बसाव के लिए वहाँ ज़्यादा जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अलावा वहाँ पे अपर्दन के कारण मिट्टी की जो परत होती है वो भी पतली हो जाती है, जिससे वहाँ की जो भूमि है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त परिवहन के साधनों की कमी और यातायात, सिंचाई, व्यापार आदि जो सुविधाएं हैं वे भी मैदानी भागों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और इसी वजह से जो जितने भी विश्व के उच्च पर्वतीय प्रदेश हैं, जैसे हिमालय है, एंडीज हैं आदि पर्वतीय प्रदेशों में अल्प संख्या में लोग निवास करते हैं। पठारी भागों में कहीं कहीं समतल भूमि में उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और नदी घाटियाँ जो होती हैं वहाँ पे कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जलापूर्ति, परिवहन आदि की सुविधाओं के कारण जनसंख्या वहाँ अधिक मिलती है। और विश्व की जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नील आदि नदी घाटियों और इनके जो मैदान हैं वहाँ पे विशाल जनसमूह निवास करता है। प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों में ही पनपी, और वास्तव में नदी घाटियों को सभ्यता के पालने, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। और पूरी विश्व की लगभग 90% जो जनसंख्या है वो मैदानों में निवास करती है। जनसंख्या को निर्धारित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो है जलवायु,
क्योंकि मनुष्य तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा की कुछ अनुकूल परिस्थितियों में ही रह सकता है। अत्यंत ठंडे प्रदेश एवं अत्यंत गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं वो अपनी जलवायु संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जनसंख्या को आकर्षित नहीं करते। इसके विपरीत स्वास्थ्यवर्धक जलवायु मनुष्यों को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, साइबेरिया आदि जैसे जो प्रदेश हैं वो बहुत ही ठंडे इलाके हैं और वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। और इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव के इर्द गिर्द फैला हुआ जो विशाल एंटार्क्टिका महाद्वीप है वो पूर्णतया मानव रहित है। मध्य अक्षांशों में फैला हुआ गोबी मरुस्थल भी शीत एवं शुष्क जलवायु के कारण जनविहीन है और हमारी पृथ्वी के धरातल का लगभग 160 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे अधिक सर्दी के कारण खेती नहीं की जा सकती या कृषि नहीं की जा सकती। और भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं उनमें अधिक तापमान के साथ साथ आर्द्रता भी ज़्यादा पाई जाती है, जो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण ऐसी जो जलवायु होती है वहाँ पे मलेरिया, पीलिया एवं पेचिस जैसी जो बीमारियाँ होती हैं वो फैलती रहती हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, उनके कारण भी जनसंख्या का इनमें अभाव पाया जाता है। अफ्रीका का जायरे बेसिन, दक्षिणी अमेरिका का अमेज़न बेसिन इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। और अनुकूल जलवायु वाले मानसून एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग आदि में घनी जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु जो होती है वो मानव स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और इसी प्रकार से मानसूनी जलवायु भी जनसंख्या को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती रही है। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, यानी सबसे ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वो एशिया के देशों में जैसे चीन, जापान, भारत, वियतनाम, कोरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में पाया जाता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है मिट्टी, क्योंकि जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है उन क्षेत्रों में प्राय जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो सफल कृषि का मुख्य आधार होती है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण यहाँ की जो नदी घाटियाँ हैं इनमें पाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण ही इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और इसी संदर्भ में अगर हम देखें, इसी वजह से ये कहा जाता है कि मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो वास्तव में मिट्टी का ही इतिहास है। विश्व के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि मिट्टियों के भौतिक एवं रासायनिक जो संगठन है उसमें अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। और कुछ रासायनिक तत्वों के मिलने से मिट्टियाँ जो होती हैं, कुछ मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ होती हैं, जैसे कि लावा के द्वारा निर्मित काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी। और जहाँ पे भी विश्व में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे कृषि का विकास अधिक हुआ है और वो क्षेत्र घने बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जावा में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिससे वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है, जबकि उसके समीपी स्थित जो सुमात्रा द्वीप है वहाँ पे मिट्टी अनुपजाऊ होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है खनिज पदार्थ या मिनरल्स। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से खनिज पदार्थों की उपलब्धता ने जनसंख्या के वितरण को काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिज निक्षेप मिलते हैं वहाँ आसपास के क्षेत्रों से लोग आकर बस जाते हैं और ये लोग जो खाने होती हैं उनमें श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता ऐसे मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे इनसे संबंधित जो अन्य
उद्योग होते हैं वो भी स्थापित हो जाते हैं। और कई यूरोप में 40 से लेके 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में कोयला पीटी पाई जाती है, जो ग्रेट ब्रिटेन से लेके पूर्वी रूस तक फैली है। और इसी क्षेत्र में लौह अयस्क भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का खूब डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ ही यहाँ पे तांबा, जस्ता, अन्य जो खनिज हैं उन पे भी आधारित उद्योग अधिक विकसित हैं। और इसी वजह से उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है। और सोने के भंडार मिलने से ही कनाडा की जो यूकान घाटी में डासन नगर, अलास्का में फेयरबैंक और फोर्ट यूकान नगरों का जन्म हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में कूलगार्डी और कालगुरली जैसे जो क्षेत्र थे वो मानव बसाव का केंद्र इसी वजह से बने। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र, रूस का डोनेट्स बेसिन, पश्चिमी जर्मनी का रूर क्षेत्र, भारत का छोटा नागपुर, ब्रिटेन का पेनाइन क्षेत्र आदि सभी अपनी खनिज संपदा के कारण ही घनी आबादी वाले क्षेत्र बन पाए। प्राकृतिक कारकों में नेक्स्ट है वनस्पति। तो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति होती है वो जनसंख्या पे अलग प्रकार का प्रभाव डालती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो सेल्वास नामक वनस्पति है वो घनी है और उसका इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति का आर्थिक महत्व अधिक है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है जलाशय या वाटर बॉडीज़। तो मनुष्य को पीने के साथ साथ घरेलू कार्यों, औद्योगिक कार्यों, सिंचाई आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जलापूर्ति की सुविधाओं वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनसंख्या की सघनता पाई जाती है। और इसी वजह से प्राचीन काल में जो नदी घाटियाँ थी उनमें घनी जनसंख्या सभ्यताओं का जन्म हुआ और घनी जनसंख्या अब उन क्षेत्रों में मिलती है। और शुष्क मरुस्थलों में जनसंख्या का निवास केवल उन्हीं क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहाँ पे कोई जलाशय विद्यमान होता है। और पर्वतीय प्रदेशों में भी लोग प्राय किसी प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील या झरने के पास ही मानवीय बस्तियां स्थापित करते हैं।